नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट नंबर 2 मौर्य काल तथा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बाद का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड सोशल साइंस फुल कोर्स वीडियो नंबर, ये हमारा वीडियो नंबर 7 रहेगा और यूनिट नंबर 2 का ये वीडियो नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं मौर्य काल से। ठीक है, इस वीडियो में हम मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो था दोस्तों, उसका सबसे पहले तो विस्तार की बात करें, उसको अगर अपन बात करें तो उत्तर पश्चिम में अपन हिंदू कुश पर्वत से लेकर जो अंतिम में जो कावेरी नदी है, कावेरी तट, वहाँ तक जो है वो मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है वो माना जाता था। ठीक है, कावेरी नदी तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार माना जाता था। मौर्य साम्राज्य एक विशालतम साम्राज्य था, जैसा कि अपन बात कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य को क्या क्या कहा गया है। देखिए, मौर्यों को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को कहा गया है शुद्ध। क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्यों को शुद्ध किस में कहा गया है, तो अपना आंसर होगा पुराण और ब्राह्मण साहित्य में मौर्यों को कहा गया है शुद्ध। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं विशाख दत्त की। विशाख दत्त का जो ग्रंथ है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को कहा गया है वृषल। क्या कहा गया है? वृषल। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल वाला। निम्न कुल वाले को अपन कह सकते हैं वृषल। ये किस में कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। उसके बाद में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में मौर्यों को कहा गया है क्षत्रिय। क्या कहा गया है? क्षत्रिय। और अब अपन बात करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य को क्या कहा गया है? तो कौटिल्य को पुराणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। तो इस तरह से मैंने आपको कहाँ पर क्या क्या मौर्यों के बारे में कहा गया है ये हमने बात की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय माना जाता है 323 से 295 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि बचपन में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजकिलम नाम का एक खेल खेल रहे थे। खेल खेलते इस खेल में क्या होता है कि राजा बच्चे जो होते हैं वो राजा की भूमिका का निर्वाह करते हैं और युद्ध भूमिका संबंधी एक निर्माण करते हैं। मतलब खेल में किस तरह से युद्ध किया जाता है, किस तरह से आदेश दिए जाते हैं, इस तरह का एक खेल था। तो इस खेल को खेलते हुए चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देख लेता है और उसको वो अपने साथ में लेकर चला जाता है। उसके बाद में तक्षशिला में जो है वो अध्ययन किया जाता है। कहते हैं कि तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात जो है वो सिकंदर से हुई थी, जिसके सेनापति को बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। हमारे कोर्स का मतलब केवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हम एक्स्ट्रा की अपन बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में क्या कहा गया है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स कहा गया है। एंड्रोकोर्स कहा है प्लूटोर्क और एरियल ने। किसने कहा है? प्लूटोर्क और एरियल ने। ठीक है, और सेंड्रोकोर्स कहा है स्ट्रेबो और जस्टिन ने। किसने कहा है? स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसको कहा है। और ये जो विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने ही सेंड्रोकोर्स को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोर्स को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य कहा है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि सेंड्रोकोर्स को ही चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है। यूनानी साहित्य में ये इन्होंने प्रमाणित किया। ठीक है, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ था कि सिकंदर जो था वो विश्व विजेता बनने की चाह में भारत आया था और भारत में उसको हार का सामना करना पड़ा था। उसने अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। तो युद्ध में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो इस विजय के उपलक्ष्य में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसको कार्नेलिया भी कहा गया है, के साथ विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का करवाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो 500 हाथी जो हैं उसको गिफ्ट में दिए।
ठीक है। और इसी को पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके साथ किया था? हेलेना के साथ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो जाती है। यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार जाता है। और सेल्यूकस निकेटर भी जो अपने जो क्षेत्र हैं बलूचिस्तान वगैरह, ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट में देते हैं। मतलब पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर भेंट में दिए जाते हैं, दहेज के रूप में दिए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं, सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपने एक दार्शनिक को यहाँ पर भेजता है जिसका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को जो है वो भेजा जाता है और मेगस्थनीज जो है वो अपनी एक पुस्तिका लिखता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा है। सारे विदेशी साहित्यकारों को हम एक ही जगह लेंगे और उनके क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सब हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ही बात करेंगे अभी कि मेगस्थनीज ने जो जिस किताब का नाम लिखा उसे इंडिका कहा जाता है, या फिर वो इंडिका है जो वर्तमान में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। किसके कहने पर? भद्रबाहु के कहने पर। भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। श्रवण बेलगोला नाम के स्थान पर चंद्रगिरी पर्वत, श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर उसने संलेखना पद्धति में क्या होता है? अन्न भोजन आदि का पानी वगैरह का सबका त्याग कर देना। ठीक है, तो उसको संलेखना पद्धति कहा जाता है। तो इस तरह से उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। भद्रबाहु के समय कहा जाता है कि जैन धर्म जो है वो दो भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, क्योंकि वो उदारवादी नीतियों का समर्थक था भद्रबाहु, जिस कारण से जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट चुका था। आगे अपन बात करते हैं, संलेखना पद्धति की बात अपन ने कर दी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है कि किस पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे? तो संलेखना पद्धति। कहाँ त्यागे? चंद्रगिरी पर्वत। कहाँ पर है ये है मैसूर में, कर्नाटक। ठीक है, श्रवण बेलगोला नाम के स्थान पर। उसके बाद में एक विंसेंट स्मिथ का कथन है जहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। विंसेंट स्मिथ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना बड़ा था कि जिसको सोचते हुए मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। मतलब जिसको प्राप्त करने के लिए मुगल जीवन पर तड़पते रहे और अंग्रेज क्या करते रहे? आहें भरते रहे। तो इस तरह का कथन कौन कहता है? उसका आंसर होगा अपना विंसेंट स्मिथ कहता है। प्लूटोर्क एक विद्वान है, प्लूटोर्क भी यहाँ पे कहता है कि जम्बू द्वीप को चंद्रगुप्त की 6 लाख की सेना ने रोन दिया। इस तरह का जो कथन है वो प्लूटोर्क कहता है। प्लूटोर्क यहाँ पे चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना भी कहता है, डाकुओं की सेना भी उसने कहा है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करते हैं। गुजरात सौराष्ट्र का जो गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य, उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के संदर्भ में हम कौटिल्य की बात करते हैं। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने राजनीतिक दृष्टिकोण से जो था, नाम तो है अर्थशास्त्र पर, ये लिखा गया है राजनीति पर, जिसने राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 180 अध्याय हैं और इसके 15 खंड माने जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य जो था उसका विस्तार क्या था। देखिए, उत्तर में वो कश्मीर तक था, पश्चिम में अपन बात करें फारस यानी ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। कुल मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना अधिकार रखता था। तो ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बातें कही। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिंदुसार कौन था? इसका पुत्र था बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। ठीक है, इसका समय माना जाता है 295 से 273 ईसा पूर्व। 295 से 273 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। यूनानी साहित्य की बात करें, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो हमें यूनानी साहित्य से भी प्राप्त होता है, तो यूनानी साहित्य की बात यहाँ पे हमेशा होगी कि यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्वचेटस कहा गया है। अमित्वचेटस यानी अमित्रघात, हिंदी में अगर अपन बात करें अमित्रघात भी इसको कहा गया है। जैन साहित्य में इसको सिंहसेन की उपमा दी गई है।
वहीं वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। खल्लाटक, देखिए खल्लाटक कौन था? खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य, जिसको अपन एक और नाम भी कह सकते हैं चाणक्य। इसके बाद में बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना? खल्लाटक बना। एंटियोकस प्रथम ने अपना एक दार्शनिक भेजा था, एंटियोकस प्रथम ने, जिसका नाम था डाइमेकस। ठीक है, एंटियोकस प्रथम वही शासक था सीरिया का जिसको बिंदुसार ने 3 चीज़ें लाने के लिए कहा था, भेजने के लिए कहा था, अंजीर, शराब और दार्शनिक। तो अंजीर और शराब तो उसने भेज दी, पर दार्शनिक उसने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि दार्शनिक भेजने की उस समय परंपरा नहीं थी, उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। तो उस समय जो यात्री आया था उसका नाम था डाइमेकस। ठीक है, एंटियोकस प्रथम। और टोल्मी फिलाडेल्फस सेकंड ने डायोनीशियस को भेजा था, डायोनीशियस को यहाँ पर भेजा था। तो डायोनीशियस इजिकल टू टोल्मी फिलाडेल्फस सेकंड और डाइमेकस एंटियोकस प्रथम। अब अपन बात करते हैं बिंदुसार के प्रथम जो बिंदुसार के समय ही क्या हुआ था कि उज्जैन में विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा था? विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले अपने बेटे को भेजा था, सुसीम को। ठीक है, पर सुसीम से जो था वो विद्रोह, सुसीम को भेजा था पर सुसीम से विद्रोह का दमन ना हो पाया, जिस कारण से वो असफल रहा। उसके बाद में उसने अशोक को भेजा। अशोक ने वहीं पर दमन किया और विदिशा में वो रहा। विदिशा में रहकर उसने वहाँ के एक ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, उनकी पुत्री महादेवी के साथ में उसने विवाह किया। किसने किया? अशोक ने किया। तो बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, पर उसने साम्राज्य को खोया भी नहीं। उसने साम्राज्य उतना ही रखा जितना उसको उत्तराधिकार के रूप में मिला था। तो इस तरह से बिंदुसार के जीवन में कोई विशेष घटना हमें प्राप्त नहीं होती है, केवल कौन से ग्रंथों में उसको क्या कहा गया और किस शासक से उसने अंजीर वगैरह ये मंगवाई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और उसके शासन काल में कौन कौन उसके यहाँ पर आए थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में बात करेंगे, शिलालेख, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विदेशी लेखक, कंप्लीट उसके अभिलेख, उसके शिलालेख, कंप्लीट सीरीज चलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।